वेलकम बैक टू अवर चैनल मेंटर दिव्या। और दोस्तों ये चैनल आपका ही है क्योंकि यहाँ पे मैं एकदम जेन्युइन और प्रैक्टिकल बात बताती हूँ आपको, जो एकदम प्रैक्टिकल हो, जिससे आप कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए, स्पेशली बिगनर्स। ठीक है। जब से एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, नोटिफिकेशन आया है, तब से मैंने प्रीवियस ईयर के मॉक लगाना बंद कर दिया है और जो लेटेस्ट पैटर्न के मॉक है मैं वही लगा रही हूँ, जिसमें अभी तक मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टर मॉक स्टार्ट किए थे हमने, जिसमें फर्स्ट लगा चुके, सेकंड लगा चुके, थर्ड लगा चुके, फोर्थ लगा चुके। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि जो बिगनर्स होते हैं उनको ना ये पता नहीं होता कि मॉक को एनालिसिस कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। तो मैं आपको एक बार गाइडेंस दूँ, जिसमें ना मेरे क्या है, मॉक में मार्क्स तो आ रहे थे लेकिन मतलब इतने अच्छे नहीं आ रहे थे जितना मैं आपको गाइड कर पाऊँ। तो मैं सोच रही थी कि जिस मॉक में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, एकदम जिसको मैं बहुत अच्छे से अप्रोच करूँगी ना, उसी मॉक के बारे में मैं आपको बताऊँगी। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉक के मार्क्स मैंने मेरी पुरानी वीडियोज़ में बता रखे हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप उधर जाके देख सकते हैं। आज मैंने फोर्थ मॉक लगाया था, तो मैं आपको उसी का एनालिसिस बताऊंगी। ठीक है। एनालिसिस में मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने इसको ओपन किया ना, इसके रिजल्ट को ओपन किया, तो 70.25 मार्क्स देखे। एक बार तो मुझे भी अचंभा हुआ कि यार इतना, क्योंकि मैं आपको एकदम सीरियसली बता देती हूँ और बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे पहली बार गाइडली के मॉक में IBPS PO प्रीलिम्स में 70 मार्क्स आए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है इतने मार्क्स कैसे आ गए। लेकिन नहीं, देखो सब हो सकता है अगर आप मैं बता रही हूँ ना कि बस ज़्यादा सोचिए मत, बस आप एक रोड मैप बनाइए और उसको फॉलो करिए 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 करिए, इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिक होगा। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इससे मैं आपको बताऊँगी एकदम। देखिए रैंक मेरी 10 आई है, 72.5 मार्क्स आए, 99.61 परसेंटाइल आया है। मैं यही सोच के बैठी थी कि जिस दिन मेरा 99 प्लस परसेंटाइल आएगा ना, बहुत अच्छा, तो मैं उसी दिन आपको एनालिसिस बताऊंगी। और एनालिसिस इतना डेप्थ में होने वाला है कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप देखना, इसके बाद जो मॉक लगाओगे ना, आपको खुद को लगेगा कि वाकई में इस मतलब इतनी अच्छे से कोई मतलब अपना ही अपने को गाइड कर सकता है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, मेरे इंग्लिश में 5 इनकरेक्ट हुए थे और परसेंटाइल 85 है। मेरे क्वांट में 3 इनकरेक्ट हुए थे, जो मेरी ही गलती से हुए, वो नहीं होने चाहिए थे। बिल्कुल एक सिली मिस्टेक है, वो मैं आपको सब बताऊंगी। और एक रीजनिंग में मेरा रॉन्ग हो गया था। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ, आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रीजनिंग सेक्शन खुलता है, जिसमें आप देख सकते हैं जनरली ना, मेरे जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं पहले उन्हें पता है कि मेरा रीजनिंग और क्वांट का सेक्शन हमेशा ग्रीन ग्रीन ही दिखता है। बट देखो आज ही मेरा परसेंटाइल अच्छा आया है और आज ही मेरी रीजनिंग और क्वांट में रॉन्ग भी हुए हैं। तो ये परफेक्ट मौका है एनालिसिस करने के लिए, जो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं क्या करती हूँ। अब सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मैं चलती जाती हूँ और जो मुझे पजल दिखती जाती है ना, उनको मैं मार्क फॉर, एकदम ध्यान से सुनना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। पजल जो आती जाती है उनको मैं मार्क फॉर रिव्यू करती जाती हूँ। और जो ब्लड रिलेशन वाला सेक्शन होता है ना, इसको मैं बिल्कुल स्किप करती हूँ, इसको मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करती हूँ। मतलब ये बिल्कुल लास्ट में बच्चा अगर टाइम बचा तो। ठीक है। अब पजल मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दी, एंड देन मेरे को जो एक एक नंबर के जो एकदम मिसलेनियस होते हैं उनको मैं साथ के साथ करती जाती हूँ। फिर मुझे पजल दिखी, मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दी। मुझे इस टाइप के क्वेश्चन दिखे, मैंने इसको साथ के साथ सॉल्व कर दिया। ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनना कि पजल को मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आए हैं मैं उनको साथ के साथ करती जा रही हूँ। लेकिन जो स्लोक्स होते हैं ना, उनको थोड़ा सा गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी मतलब मैं स्लोक्स को मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ। किस लिए? एट द एंड, एकदम लास्ट में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बचे हैं 2 मिनट। अब 2 मिनट में हमने सब कुछ कर लिया और हमारे पास पजल बच रही है 3। ठीक है। तो 2 मिनट में हम पजल को नहीं बना पाएंगे, और अगर हमने बना दी तो हम उसके क्वेश्चन टिक नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो लास्ट के 2 मिनट होते हैं ना, वो वेस्ट जाते हैं। इसलिए आप ना कोई ऐसी क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करिए जिसमें मैं क्या करती हूँ, इनको मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ एकदम लास्ट के लिए। मतलब मैंने पजल को तो मार्क फॉर रिव्यू किया है और इनको मार्क फॉर रिव्यू इसलिए किया है क्योंकि मैं इनको एकदम लास्ट में करूँगी, जब मेरे पास 1.5 या 2 मिनट बचेंगे, जिस टाइम में मैं पजल को सॉल्व नहीं कर सकती, उस टाइम में मैं क्या करूँगी, इनको सॉल्व करूँगी। ठीक है, समझ गए। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ, फिर से मुझे पजल दिखेगी, मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगी। एंड देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरी लाइन में बीच में आएगा, जब मैं उसको मॉक को, जैसे ही मेरा मॉक ओपन हुआ है तो मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू करने का मेरा प्रोसेस चल रहा है ना। तो एक नंबर के क्वेश्चन हम कर चुके थे, पजल को हमने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, स्लॉक्स को हमने एट द एंड के लिए मार्क फॉर रिव्यू किया है। उसके बाद अब मेरे बीच में ये आया, तो बीच में ये आया, मैं इसको साथ के साथ कर दूंगी। ठीक है। जब मैं मार्क फॉर रिव्यू कर रही हूँ उसी टाइम मैं इसको साथ के साथ कर दूंगी। मैंने ये सॉल्व कर दिए पूरे क्वेश्चन, फिर से मेरे पास पजल आएगी, मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगी। अब मैं क्या करूँगी, अब और ये क्वेश्चन आया, इसको भी मैंने साथ के साथ कर दिया। ठीक है। अब मैं वापस से, अब देखो जैसे कि हमारा दिमाग इतना तो काम करता है कि हमने 4 पजल को अगर मार्क फॉर रिव्यू करा है, थोड़ा बहुत हमें पता रहता है कि कौन सी ईजी है, किस में हमारी स्ट्रेंथ है। तो मैं एक एक करके उन पजल को उठाती जाऊँगी, इधर मैं टाइमर को देखती जाऊँगी। अब जैसे मैं टाइमर को देखती गई, ये ब्लड रिलेशन मैं गलती से भी नहीं उठाती हूँ किसी भी एग्जाम में, ये मेरा लास्ट में रहता है जब मेरे पास अगर टाइम बचा है सब कुछ करने के बाद। ठीक है।
तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इजी इजी पजल को किया करते गई मेरे पास 7-8 मिनट बच रहा है, तो मैंने एक आध पजल को और अटैम्प्ट कर लिया। अब मेरे पास 2-3 मिनट बच रहे हैं, तो मैं लास्ट में स्लॉक्स को उठा लूँगी। ठीक है, ये मेरा रीजनिंग करने का तरीका हो गया, और ये अप्रोच मेरे लिए बहुत काम करती है, और मैं इस अप्रोच को बिल्कुल चेंज नहीं करती, मेरी यही अप्रोच है। अब चलिए इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या करती हूँ, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं करना। आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपको इंग्लिश में 30 में से 30 मार्क्स चाहिए। आप सोचिए कि आपको पहले कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, और कट ऑफ के लिए अगर इंग्लिश में आपके 10-12 नंबर आ जाते हैं उतने काफ़ी हैं। तो आप इन 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे निकालिए जो आपके 100% राइट हों। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, देखिए इस वाले मॉक में मैंने इसको पढ़ा भी नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, पढ़ा भी नहीं। और जो टोन वाले क्वेश्चन होते हैं मैं इनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती, क्योंकि मेरे ये गलत जाते हैं। और आप देखिए मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ बुक वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 2 ये वाले, और एक इसको पढ़ के अटैम्प्ट किया था, वो यहाँ मिल गया था पास में, इसलिए। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब इंग्लिश में कहीं ना कहीं 30 क्वेश्चन में से आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ आपकी पकड़ होगी, स्ट्रेंथ होगी। जैसे कि मैच द कॉलम ईजी आता है ना, और ये ईजी आते हैं, वर्ड स्वैप करने वाले ईजी आते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम ईजी आते हैं लगभग। तो आप ऐसे क्वेश्चन को पहले उठाइए, और वर्ड रीअरेंजमेंट। ठीक है, इस टाइप के एक एक आप ये सोचिए, बस आपको 30 में से 10 या 12 नंबर चाहिए ताकि आपकी कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि जो 100 में से कट ऑफ ना इसकी 50 को टच करती है, बस 52, 54 या फिर 49 इतनी तक जाती है। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर आप रीजनिंग में अगर आप 25 नंबर और क्वांट में 15 नंबर ले आते हैं, और यहाँ 15 नंबर ले आते हैं, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, मेन खेल जो होता है वो मेंस में होता है। ठीक है, इसलिए प्रीलिम्स में हमें इतना लोड नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश में मैंने बताया आपको कि 10-12 नंबर ऐसे बटोर लीजिए पूरे इसको एनालिसिस करके, जहाँ आपकी 100% एक्यूरेसी निकलती है, मतलब 95%। एंड देन सब कुछ कर आके अब आपको लग रहा है कि एरर आपके बस की बात नहीं है, एरर को मत टच कीजिए। आप सबसे पहले आरसी पे चले जाइए। आपके पास 7-8 लास्ट में 7 मिनट या 8 मिनट ही बचेंगे। आप आरसी के पहले बुक वाले क्वेश्चन को कर दीजिए। बुक वाले क्वेश्चन करने के बाद आपके पास 4-5 क्वेश्चन आरसी की रीडिंग बेस बचेंगे, आप उनको करने लग जाइए। ठीक है, ऐसे करके आप ऑलमोस्ट 20-22 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, जिसमें से अगर आपके 4 भी गलत होते हैं ना, तो उसके बाद भी आपके 15 नंबर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वांट पे। देखिए ये हमारा क्वांट का सेक्शन है। इसमें आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाली हूँ। जैसे रीजनिंग में उन्होंने रीजनिंग के 35 क्वेश्चन करके उसको 40 मार्क्स का किया है ना, तो आप देखना जहाँ पे टू मार्क्स की, अगर जो भी 2 मार्क्स का मटेरियल है अगर वो डुएबल है ना, तो पहले उसे कीजिए। ऐसे ही क्वांट में उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन 35 रखे हैं, मार्क्स 30 कर दिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पिछले 3 दिन से मैं क्या गलती कर रही थी, मैं इन सब स्पीड मैथ को कर रही थी। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा, हाँ स्पीड मैथ को कर रही थी। लेकिन मैंने आज क्या किया, इसको बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ दिया, स्पीड मैथ को बिल्कुल ही लास्ट के लिए छोड़ दिया। और आज मैंने क्या किया, दोनों डीआई को अटैम्प्ट किया, क्योंकि स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन करने के बाद 5 मार्क्स मिल रहे थे, है ना, और 10 क्वेश्चन को करने में टाइम उतना ही जा रहा था। इसलिए मैंने पहले आज दोनों डीआई को अटैम्प्ट किया। डीआई को अटैम्प्ट करने के बाद मैंने फिर देखो मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए डीआई को अटैम्प्ट करने के बाद मैंने किया है अर्थमेटिक को किया है मैंने ये। और यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हैं साथ के साथ मुझे कितना टाइम लिया है एक क्वेश्चन को करने में। और फिर ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए मैंने 1 मिनट 53 सेकंड ले लिया इस क्वेश्चन को करने में। मतलब मेरा मतलब मेंसुरेशन थोड़ा कमज़ोर है भाई, फॉर्मूला याद नहीं आए टाइम पे, तो थोड़ा काम करेंगे उस पर ये। और ये क्वेश्चन देखो, अब मुझे पता था कि इसमें टाइम लगेगा, मैंने इसको नहीं टच किया, फिर मैंने इसको किया। तो इस तरह से मैंने इन क्वेश्चन को सबसे पहले प्रायोरिटी दी। मतलब मैंने पहले दोनों डीआई को किया, एंड देन मैंने मतलब अर्थमेटिक को किया, और उसके बाद मैं स्पीड मैथ पे गई थी। उसके बाद मैं नीचे ही बता देती हूँ आपको, इसे देखिए यहाँ मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ है, 3 मिनट 48 सेकंड। 3 मिनट 48 सेकंड इस क्वेश्चन पर देने के बाद मुझसे ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं, क्योंकि इसमें पूरा रेशियो भरा पड़ा है, और मैंने यही ध्यान नहीं दिया था। मुझे लगा कि ये 45 नंबर जो दिया है ना, यहाँ से पूरा आंकड़ा निकल आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं निकला यहाँ से 45 नंबर से। ठीक है, मतलब मुझसे नहीं निकला, आंकड़े तो पूरे निकलेंगे बट मुझसे नहीं निकला ये। तो और मैंने आपको बताया था कि कैसलेट की थोड़ी सी प्रैक्टिस मेरी बाकी है, तो मैं 25-30 कैसलेट एक दिन बैठ के लगाऊंगी, उसके बाद मुझे इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, और जो मैं बातें बता रही हूँ एकदम 100% जेन्युइन बता रही हूँ। अब देखिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे स्टार्टिंग को पेपर स्टार्ट करती मैंने इसे उठाया, 4 मिनट चले गए, मैं होपलेस हो गई थी। लेकिन मैंने दोनों डीआई को सॉल्व किया, फिर अर्थमेटिक को सॉल्व किया, एंड देन मैंने लास्ट में इस पर स्विच किया था। अब मैं आप यहाँ पर भी मेरी स्पीड देख लीजिए, आप स्पीड देखिए आप, मैंने इसको 52 सेकंड लिए, फिर इसको मैंने 21 सेकंड में किया, इसको मैंने 12 सेकंड में किया, इसको मैंने फिर से 12 सेकंड में किया, इसको मैंने फिर से 23 सेकंड में किया। मतलब स्पीड मैथ में स्पीड इतनी होनी चाहिए। लेकिन
अभी तो ये गाइडली का पैटर्न है, हमें वहाँ का पैटर्न पता नहीं है कि वो कौन से 10 क्वेश्चन है जिनको 0.5 पे लाने वाले हैं, मतलब कि तो हमें कुछ ही पता नहीं है। वहाँ पे तुरंत जाके हमको एनालिसिस करके मार्क फॉर रिव्यू करना है और तुरंत हमारी स्ट्रेटेजी बना के पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। मतलब यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट बैटल यही होने वाला है कि कौन ये जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, इसको टैकल करके अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है, वही क्वालिफाई होगा। और वहाँ पे जो भी घबरा जाएगा ना, क्योंकि चीज़ें सारी वही हैं, उन्होंने सिलेबस चेंज नहीं किया है, सिर्फ पैटर्न चेंज किया है ना। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया होगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है ना। अब देखिए, मेरे मार्क्स 70 की बजाय 65 भी हो सकते थे यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश में ना आज सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, पैराजम्बल नहीं था। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि देखिए, हमेशा हमेशा यही क्यों सोचे भाई हमारे साथ गलत होगा, मत सोचिए। क्यों सोचना है कि वहाँ पे तो हमारे पास पैरा सिंबल आएगा या सेंटेंस रीअरेंजमेंट था इसलिए अच्छे नंबर आ गए। अरे ऐसा नहीं है, हो सकता है उस दिन आपका लक अच्छा हो, दिन अच्छा हो और वहाँ पे आपके पास सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाए। जब हम हमेशा बुरा सोचते हैं तो हमारे दिमाग को समझाइए कि हम हमेशा बुरा सोचने के बाद बजाय अच्छा भी तो सोच सकते हैं ना। क्यों एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले हम यही क्यों सोचते हैं टफ़ आ गया तो, पेपर बिगड़ गया तो, मत सोचिए ऐसा। उसके बजाय आप ये भी तो देखिए, आप गलत सोच रहे हैं तब भी कुछ नहीं बदलने वाला, आप अच्छा सोच रहे हैं तब भी कुछ नहीं बदलने वाला। आपको पता नहीं है वहाँ एग्ज़ाम कैसा आएगा। इससे अच्छा आपके दिमाग को अच्छी अच्छी बातें बताइए कि मेरा पेपर अच्छा जाएगा, मैं पिछले 6 महीने से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बिल्कुल डेडिकेशन से, पूरी ईमानदारी से मैंने तैयारी की है, मेरा पेपर अच्छा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कि एनालिसिस कैसे करते हैं, और आप इसके बाद इस तरीके से मॉक लगाना, मैं आपको 100% मतलब कि दावा दावा कर सकती हूँ कि मतलब देखिए, मेरे लिए ये अप्रोच बहुत अच्छे से काम करती है। अब देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बिगनर्स को मुझे गाइडेंस देना है। ठीक है, अगर आपके लिए फिर भी ये अप्रोच काम नहीं करती है ना, तो आप 4-5 मॉक टाइम लेकर अपनी खुद की अप्रोच सेट कीजिए। और ना यहाँ पे जो मैंने वीडियो में ये मैंने वीडियो आप मेरे वीडियो देख के ना आपको ना कहीं हेल्प ज़रूर होगी दोस्तों। और अगर बिल्कुल आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है ना दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इससे मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है दोस्तों। तो चलिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।